हेलो एवरीवन। मैं नवनीत कुमार आज से इंडियन पॉलिटी अर्थात भारतीय राज्य व्यवस्था की जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन सीरीज है उसको स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। और ये सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए। और ये सब कुछ हो रहा है जीएस प्लेनेट के प्लेटफॉर्म पर। ठीक। तो आज का अपना जो पहला टॉपिक है जिसके हम क्वेश्चन अपने सॉल्व करेंगे, हमारा पहला टॉपिक है संविधान सभा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सभी को पता, पूरा बेस। और हर एग्जाम में इससे 2 या 3 सवाल होते ही होते हैं। तो अपना आज का पहला टॉपिक संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली उठाते हैं और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। ठीक है ना, दिख रहा होगा सामने स्क्रीन पर संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो इसका हमारा आंसर है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो होती है हमारी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। और ये बैठक हमारी होती है दिल्ली में। यानी कि संविधान सभा हमारी गठित होती है। भारत का संविधान किसी एक आदमी ने नहीं बनाया, ये कई लोगों के समूह ने बनाया और उसी समूह को हम बोल रहे हैं संविधान सभा। इससे जुड़े हुए आगे और ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे कि संविधान सभा कैसे गठित हुई, किसके आधार पर हुई, तो हम वहाँ पर करेंगे। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वो होती है, मैं याद रखना, 9 दिसंबर 1946 को। और ये बैठक होती कहाँ पर? ये बैठक होती है हमारी दिल्ली में। अगर हम और ऑप्शंस की बात करें तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की होती है हमारी दूसरी बैठक। ठीक है ना। और इसी बैठक में जो राजेंद्र प्रसाद हैं वो हमारे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है ना, क्या चुने गए थे? स्थायी अध्यक्ष। यानी कि जब तक हमारा संविधान बन नहीं गया तब तक हमारी संविधान सभा के अध्यक्ष कौन रहे? राजेंद्र प्रसाद। अगला हमारा है 13 दिसंबर 1946। और इससे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसी दिन हमारी संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। और उद्देश्य प्रस्ताव ये प्रस्तुत किसने किया था? तो ये प्रस्तुत किया था हमारा जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये डेट भी इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी जो इससे बनता है कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसने पेश किया? तो हमारा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना। और ये क्या थे? हमारे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। ठीक है ना। हमारी जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, जो दिल्ली में हो रही थी, तो बैठक को संचालित करने के लिए सबसे जो बुजुर्ग आदमी थे, जो अनुभवी आदमी थे, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है ना, उनको बुलाया गया और उनको बैठक को संचालित करने का कार्यभार सौंपा गया। ठीक है ना। इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन हमारे दो बन जाते हैं कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे या संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो हमारा आंसर हो जाता है सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है ना। उसके बाद जब 11 तारीख को दूसरी बैठक होती है हमारी संविधान सभा की, 11 दिसंबर 1946 को, तो सभी की सहमति से यानी कि सर्वसम्मति से राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। और ये तब तक अध्यक्ष रहते हैं जब तक कि हमारा संविधान निर्माण का कार्य पूरा नहीं हो गया। यानी कि संविधान सभा के अगर स्थायी अध्यक्ष पूछे जाएं या संविधान सभा के दूसरे अध्यक्ष पूछे जाएं तो हमारा आंसर क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद। ठीक। तो क्वेश्चन था हमारा संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो ये हो गया हमारा सी ऑप्शन, राजेंद्र प्रसाद। तीसरा क्वेश्चन कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। ठीक है। तो इसका आंसर होगा हमारा प्रारूप समिति का गठन किया गया था हमारा 29 अगस्त 1947 को। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट समिति। इसको प्रारूप समिति का ही दूसरा नाम क्वेश्चन पेपर में लिखा रहता है पांडुलेखन समिति। तो अगर पूछा जाता है कि पांडुलेखन समिति तो कंफ्यूज नहीं होना, प्रारूप समिति का ही दूसरा नाम क्या है? हमारा पांडुलेखन समिति। या कभी कभार इंग्लिश में इसका नाम दे दिया जाता है, तो इंग्लिश में ही इसको ही हम बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है ना। तो प्रारूप समिति जिसने संविधान के प्रारूप निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, तो वो किसका गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। ठीक है ना। दूसरा, इससे पूछा जाता है कि समिति में टोटल कितने मेंबर थे, तो हमारा आंसर होगा 7। ठीक है ना। इस 7 में एक है हमारा अध्यक्ष और अध्यक्ष थे हमारे अंबेडकर साहब, जो हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और इनके अलावा 6 मेंबर और थे। ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रारूप समिति का
अध्यक्ष कौन था? तो भीमराव अंबेडकर। और प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो आंसर हो गया हमारा क्या? 7। ठीक है ना। और चूंकि प्रारूप समिति के सदस्य थे, ठीक है ना, यानी कि संविधान का ड्राफ्ट जो संभाला गया उस कमेटी के अध्यक्ष थे, इसी वजह से भीमराव अंबेडकर को ही बोला जाता है हमारे भारतीय संविधान का पिता। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? ठीक है। तो इसका आंसर होगा जो हमारी संविधान सभा थी उसमें टोटल महिलाएं थी हमारी 15। समझ में आना चीज को, ठीक है ना। अगर कुल महिलाओं की बात पूछी जाती है, आगे कुछ क्वेश्चंस में और क्लियर होगा, तो संविधान सभा में कुल महिलाएं थी हमारी 15, ठीक है ना। और यहाँ से जुड़ी हुई चीजें कि जो हमारी संविधान सभा की पहली बैठक हुई, ठीक है ना, उसमें केवल शामिल हुई 9 महिलाएं। याद रखना जो क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा में टोटल कितनी महिलाएं थीं, तो 15। और पहली बैठक में कितनी महिलाएं थी हमारी, तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या? 9 महिलाएं, ठीक है ना। और संविधान सभा की जो कहना चाहिए अकेली मुस्लिम महिला थी या मुस्लिम महिला सदस्य थी, वो कौन थी अगर पूछा जाता है, तो उनका नाम हो जाएगा हमारा बेगम अय्याज रसूल। बेगम अय्याज रसूल, ठीक है ना। तो महिलाएं पूछी जाए तो क्वेश्चन को गौर से पढ़ना कि टोटल महिलाएं हैं संविधान सभा में हमारी 15। पहली बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया? ये पहली बैठक, तो हमारी पहली बैठक में टोटल आती हैं 9 महिलाएं। और जो मुस्लिम महिला कौन थी संविधान सभा में, तो हमारा आंसर हो गया बेगम अय्याज रसूल, ठीक है। किस दिन संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? आविर्भाव का मतलब होता है उत्पन्न हुआ। क्या है कि हमारा जो संसद का गठन हुआ है प्रॉपर रूप से निर्वाचन के द्वारा, वह हुआ है 1952 में, ठीक है ना। जबकि हमारा संविधान जो बन के तैयार हो गया था वो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। और संविधान के कुछ अनुच्छेद इसी दिन हो गए हैं लागू, यानी कि संविधान निर्माण का कार्य हो चुका है पूरा। इतनी बात मेरा समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या है कि जब संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो गया, तो हमारा जो संसद, जो हमारी संविधान सभा थी, वही संसद के रूप में करने लगी काम, ठीक है ना। तो ये पूर्ण रूप से जब संविधान बन गया तो संसद के रूप में कब परिवर्तित हो गई पूर्ण रूप से संविधान सभा, तो हमारा इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950। याद रखना, ठीक है ना। हमारी संविधान सभा जो अंतरकालीन संसद के रूप में परिवर्तित हो गई, उसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950, ठीक। दूसरी चीज इससे अलग हटकर भी कि जब हमारा संविधान बन भी रहा था तो संविधान सभा जो थी वो दो काम कर रही थी, पैरेलल दो काम चल रहे थे। एक काम था हमारा संविधान बनाने का काम, ठीक है ना, और एक था कानून बनाने का यानी कि संसद का काम। एक ही संविधान सभा ये दोनों काम कर रही थी, संविधान बनाने का काम और कर रही थी हमारा संसद का भी काम, ठीक ना। जो संविधान बनाने का जब काम करती थी यही संविधान सभा, ठीक, तो इसकी अध्यक्षता करते थे हमारे राजेंद्र प्रसाद, समझना चीज को। और जब बिल्कुल संसद की तरह काम करती थी हमारी संविधान सभा, तब इसकी अध्यक्षता करते थे हमारे जीबी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है ना। और हम पढ़ते भी हैं कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। अगला, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया, यानी कि जो हमारा तिरंगा है उसकी स्वीकृति कब प्राप्त हुई संविधान सभा की, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना, 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को हमारा स्वीकार कर लिया, ठीक है ना। और जो हमारा क्या क्या कहलाता है, तिरंगा। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की आखिरी बैठक कब हुई, ठीक है ना। तो संविधान सभा की जो आखिरी बैठक होती है वो याद रखना हमारी होती है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को हमारी संविधान सभा की आखिरी बैठक होती है, ठीक है। और इस बैठक में कहना चाहिए कि संविधान सभा पर कहना चाहिए संविधान जो बना था उस पर हस्ताक्षर हुए, बिल्कुल बेसिक चीज समझना, ठीक है ना। इस बैठक में 284 लोग शामिल हुए थे। जो संविधान सभा की अंतिम बैठक थी हमारी, जो 24 जनवरी 1950 को हुई, तो कितने मेंबर शामिल हुए? 284। और इन 284 लोगों ने हमारे संविधान पर क्या कहना चाहिए, किए हस्ताक्षर, ठीक ना। तो दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो हमारा निर्मित संविधान था उस पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा?
सबके समझ में आ रहा होगा। 284 लोगों ने किए हस्ताक्षर, बिल्कुल बेसिक लाइन, ठीक है। दूसरा क्या है कि जब 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए तो हस्ताक्षर करने वालों में कभी कभार पूछ लेते हैं कि पहला व्यक्ति कौन था, सर्वप्रथम किसने हस्ताक्षर किए। तुम्हारा आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। और सबसे लास्ट में किसने हस्ताक्षर किए, तुम्हारा आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद, समझ में आ रहा होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन कि संविधान सभा में नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो नियम समिति के अध्यक्ष थे हमारे राजेंद्र प्रसाद, ठीक ना। जो संविधान सभा बनी उसमें नियम समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा जो संचालन समिति थी उसके भी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। इसके अलावा एक हमारी झंडा समिति जो थी उसके अध्यक्ष भी हैं राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। तो राजेंद्र प्रसाद, नियम समिति, संचालन समिति और झंडा समिति। जो हमारे जवाहरलाल नेहरू हैं ये हमारे संघीय संविधान समिति के सदस्य थे, ठीक है ना। जो हमारे जेबी कृपलानी है ये हमारी मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट को लेकर जो हमारी उप समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे कौन, जेबी कृपलानी, ठीक है ना। और जो के एम मुंशी थे हमारे कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, ठीक है ना, ये हमारे प्रारूप समिति के एक थे मेंबर। अभी जो हमने देखा था प्रारूप समिति के टोटल सदस्य थे 7, ठीक है ना। इसमें अंबेडकर थे हमारे अध्यक्ष, उसके अलावा 6 मेंबर और थे यानी कि सदस्य और थे। तो के एम मुंशी हमारे थे प्रारूप समिति के मेंबर। अगला क्वेश्चन कि संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया, ठीक है ना। तो याद रखना कि संविधान सभा का जब भी पूछा जाए कि प्रारूप किसने तैयार किया तो हमारा आंसर होगा सर बी एन राव, ठीक है ना। बिल्कुल याद रखना, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तब उसमें ऐसा नहीं मार देना कि संविधान सभा का प्रारूप प्रारूप समिति ने तैयार किया, ठीक है ना। प्रारूप यानी कि जो ड्राफ्ट है वो प्रारूप समिति ने तैयार नहीं किया है, ठीक है ना। ड्राफ्ट किया है बी एन राव ने, ठीक है ना। और प्रारूप समिति बी एन राव के द्वारा जो ड्राफ्ट तैयार किया गया उस तैयार ड्राफ्ट पर कहना चाहिए जो विचार किया है, ठीक है ना, वो विचार किया है अंबेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति ने। तो याद रखना कि पूछा जाए कि संविधान के प्रारूप किसने तैयार किया तो हमारा आंसर हमेशा होगा वी एन राव, ठीक है ना। और बी एन राव द्वारा तैयार प्रारूप पर किसने विचार किया, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रारूप समिति। दूसरा क्या है कि बी एन राव के बारे में याद रखना, ठीक है ना, कि जो बी एन राव थे वो हमारी संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे। बेसिक लाइन समझना, बी एन राव अध्यक्ष कह रहा हूँ, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। याद रखना ये एक रिटायर्ड आईसीएस अफसर थे, जैसे अभी आईएएस होता है वैसे ही पहले आईसीएस होता था, ठीक है ना। और इन्होंने संविधान सभा को इतनी निशुल्क सेवाएं प्रदान की, यानी कि कोई भी शुल्क इसके लिए इस कार्य के बदले इन्होंने नहीं लिया। बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि हमारे जो बी एन राव हैं इन्होंने बर्मा का संविधान बनाने में बहुत मदद की, बर्मा ने इनकी मदद ली। और जो हमारा इंटरनेशनल कोर्ट है, ठीक है ना, जो हमारा हेग में है, तो भारत की तरफ से जो पहले न्यायाधीश इसमें नियुक्त किए गए थे वो हमारे कौन नियुक्त किए गए थे, याद रखना बी एन राव। बेसिक लाइन शायद मेरी समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो बी एन राव बहुत इंपॉर्टेंट आदमी, तो इन्होंने कहना चाहिए संविधान का प्रारूप तैयार किया था। इनके द्वारा तैयार प्रारूप पर विचार किसने किया था, तो वो विचार किया था प्रारूप समिति ने। तो हमारा क्वेश्चन अभी सिर्फ ये है कि संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया, तो आंसर क्या होगा हमारा बी एन राव, ठीक है ना। सभी की समझ में आ गया होगा। और बाकी चीजें याद रखना, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, इतना इंपॉर्टेंट काम किया फिर भी संविधान सभा के सदस्य नहीं है। ये रिटायर्ड आईसीएस अफसर थे, सारी सेवाएं इन्होंने निःशुल्क की, ठीक है ना। बर्मा का संविधान बनाने में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया, ठीक है। और दूसरा जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हमारा जो हेग में है, नीदरलैंड की राजधानी है हेग, ठीक है ना। तो उसमें जो पहले भारतीय न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे वो कौन थे हमारे, सुनना क्या होगा, बी एन राव। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, ठीक है ना। तो क्या है कि गौर से सुनना, मैंने बोला कि प्रारूप समिति में टोटल मेंबर कितने थे हमारे, 7, ठीक है ना। इसमें एक तो हो गए हमारे अंबेडकर, ठीक है ना, और उसके अलावा 6 मेंबर और थे, ठीक। तो 6 मेंबर्स में कौन कौन थे, मैं इसमें नाम लिख रहा हूँ। एक मेंबर थे हमारे एन गोपाला स्वामी, ठीक है ना, आयंकर, बिल्कुल बेसिक लाइन, एन गोपाला स्वामी आयंकर, ठीक है ना। दूसरा हमारे जो मेंबर थे वो थे हमारे
एक कहना चाहिए के.एम. मुंशी, ठीक है ना। तीसरे मेंबर थे हमारे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है ना। चौथे मेंबर थे हमारे सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, ठीक है ना। पांचवें मेंबर हैं हमारे बी.एल. मित्र, और जो छठवें मेंबर है हमारे वो हैं डी.पी. खेता। ये 6 लोग प्रारूप समिति के हैं मेंबर, ठीक है ना, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। इसमें बी.एल. मित्र जो हैं वो बीच में ही बीमार हो गए, इसलिए हट गए, तो इनकी जगह पर आ गए थे एन माधव राव, समझना चीज को। और जो डी.पी. खेदा ने, इनकी बीच में डेथ हो गई, तो इनकी जगह पर आ गए थे टी.टी. कृष्णमाचारी। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो लगभग ये नाम याद रखने हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज, इसकी लिस्ट देख के दिख रहा होगा कि हमारा कोई भी पॉपुलर आदमी, ठीक है ना, जिनको हम पॉपुलर मानते हैं, वो इस कहना चाहिए इस प्रारूप समिति में नहीं है। अगर आप लोगों की बात की जाए तो आपने अंबेडकर का नाम सुना होगा और नाम सुना होगा के.एम. मुंशी का, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को कभी भी आता है तो याद रखना कि जितने भी संविधान सभा के कहना चाहिए प्रसिद्ध आदमी थे, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ठीक, हमारा एम.आर. जयकर, ठीक, ये सब इस संविधान कहना चाहिए प्रारूप समिति में नहीं थे, ठीक। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो हमारे लिखा हुआ तो प्रारूप समिति में कौन नहीं था हमारा, वो नहीं थे हमारे जे.एल. नेहरू। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर हुआ हमारा जे.एल. नेहरू। दूसरी चीज बात की जाए कि अगर पूछा जाता है कि प्रारूप समिति का एकमात्र कांग्रेसी मेंबर कौन था, तो हम मार के आएंगे के.एम. मुंशी। समझना चीज को कि बाकी कुछ और लोग भी कांग्रेसी हैं, लेकिन उनको प्योर कांग्रेसी नहीं माना जाता, इसलिए हमारा अगर चुनना पड़े इन लोगों में से तो कांग्रेसी कौन था, तो मार के आएंगे के.एम. मुंशी, ठीक है ना। और पूछा जाए कि मुस्लिम लीग का मेंबर कौन था, ठीक है ना, मुस्लिम लीग का, तो हम मार के आएंगे सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। सभी के समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो कांग्रेसी कौन था, के.एम. मुंशी, और मुस्लिम लीग का कौन था, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। उसके बाद अंबेडकर की बात की जाए तो कहना चाहिए कि शुरुआत में दिख रहा होगा कि अंबेडकर हमारी संविधान सभा की बैठकों में नहीं दिख रहे हैं। बस हमारा हुआ, अगर थोड़ा सा संविधान आप लोगों ने पढ़ा होगा तो अंबेडकर संविधान सभा की बैठकों में नहीं दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो लेकिन बाद में ये संविधान सभा में पहुंचते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट समिति प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनते हैं, और अध्यक्ष बनने के बाद जो सर बी.एन. राव ने प्रारूप तैयार किया था, उस प्रारूप पर ये करते हैं विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में कुल कितनी समितियां नियुक्त हुई, तुम्हारा इसका आंसर होगा 12। याद रखना कि संविधान सभा में जो टोटल समितियां नियुक्त की गई वो हमारी नियुक्त की गई थी 12। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। संविधान सभा ने कई समितियों के माध्यम से काम किया, ठीक है ना। जैसे कि किसी समिति को कार्य सौंप दिया कि आपको बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ क्या होंगी। किसी को कार्य सौंपा गया कि आपको बताना है कि भारत का जो नेशनल फ्लैग होगा वो कैसा होगा। तो कई टुकड़ों में बांट के काम हुआ, तो इसलिए हमारा कितनी समितियां नियुक्त की गई टोटल हमारी पूछा जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 12। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, यानी कि पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। और हम सभी देख चुके हैं भी कि पहला अधिवेशन हुआ हमारा 9 दिसंबर 1946 को, और इस दिन एक अनुभवी आदमी थे जो हमारे सच्चिदानंद सिन्हा, इनको बनाया गया थे अध्यक्ष, तो इसीलिए इन्होंने उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को किसने बनाया, ठीक है ना। ऑप्शन है हमारे संसद ने, गवर्नर जनरल ने, संविधान सभा ने, तो ब्रिटिश संसद ने। तो सभी को पता है इसका आंसर कि भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा गठित हुई थी, ठीक है ना। और इस संविधान सभा के सदस्यों ने मिलकर ही हमारे स्वतंत्र भारत का संविधान बनाया। तो सही आंसर हमारा संविधान सभा। अगला, संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, तो इसका आंसर हो गया हमारा 284, यानी कि 284 मेंबर। समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो कुल हमारे यहाँ पर इतने लोगों ने हस्ताक्षर किए, और मैं बोल चुका हूँ कि हस्ताक्षर करने वालों में जो पहले व्यक्ति थे वो थे हमारे नेहरू, और जो लास्ट व्यक्ति थे वो थे हमारे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। तो इन लोगों ने हमारे संविधान पर हस्ताक्षर किए, तो टोटल मेंबर 284, ठीक। अगला, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जवाहरलाल नेहरू, यानी कि जे.एन. नेहरू, ठीक है ना।
JL नेहरू की जगह JN नेहरू लिख गया है, ठीक है ना। तो ये हमारे हैं जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने कहना चाहिए कि उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। क्या है कि जब हमारा 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष चुन लिए गए, तो उसके बाद हमारी अगली बैठक होती है 13 दिसंबर को, यानी कि 13 दिसंबर 1946 को। और इसी दिन जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रस्तुत किया। यानी कि हम इतना व्यापक संविधान बनाने वाले थे, उसके बेस क्या होंगे, उनके आधार क्या होंगे, उनका फंडामेंटल क्या होगा, ठीक है ना। उन सबको कहना चाहिए कि निर्धारित करने के लिए, उन सबको समाहित करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में पेश किया उद्देश्य प्रस्ताव। और डिटेल से इस पे चर्चा हुई, ठीक है ना, उद्देश्य प्रस्ताव पे। और फाइनली हमारी संविधान सभा के द्वारा ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया 22 जनवरी 1947। यानी कि अब संविधान बनाने का उद्देश्य सामने था, इस बात का मतलब हुआ ऑब्जेक्टिव सामने थे, और उन पर हमारे संविधान की रचना करनी थी, ठीक है। तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया हमारा जवाहरलाल नेहरू ने। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो अभी हमने क्वेश्चन किया, ये हमारे टोटल मेंबर कितने थे, 7, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, इसके हमने डिस्कस किया अभी पिछली क्लास में, पिछले किसी क्वेश्चन में। अगला हमारा, विभाजन के पश्चात संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी, ठीक है ना। यानी कि जब भारत का विभाजन हो गया 15 अगस्त 1947 को, तो ये संख्या थी हमारी कितनी, 299, ठीक है ना। इस क्वेश्चन से जुड़े हुए काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। गौर से सुनना कि संविधान सभा का जब चुनाव हुए थे, ठीक है ना, तो हमारे टोटल जो संख्या थी संविधान सभा के मेंबर्स की, वो थी हमारी 389, ठीक है ना। याद रखना बिल्कुल, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बोल रहा हूँ। जब हमारे चुनाव हुए तो संविधान सभा में कितने सदस्य थे, 389। ये 389 सदस्य कहाँ से आने थे, ठीक है ना। ये 292 सदस्य तो हमारे, कहना चाहिए, ब्रिटिश प्रांत से आने थे, ठीक है ना। इसके अलावा 4 सदस्य जो थे वो हमारे कमिश्नरियों से आने थे, यानी कि ब्रिटिश कमिश्नरियों से, ठीक है ना। और जो 93 सदस्य थे हमारे, वो आने थे देसी रियासतों से, देसी रियासत। ये 389 मेंबर्स का बंटवारा ऐसे था, 292 सदस्य हमारे ब्रिटिश प्रांत से, ब्रिटिश प्रांत का मतलब जहाँ पर अंग्रेज डायरेक्ट हमारे शासन कर रहे थे भारत में। 4 आने थे ब्रिटिश कमिश्नरियों से, या हाई कमिश्नरियाँ बोला जाता है, जैसे आज हमारे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, ठीक है ना, वैसे ही उस समय होती थी हमारी ब्रिटिश कमिश्नरियाँ। तो ये 4 थी, मैं लिख भी देता हूँ। ये 4 कहाँ-कहाँ पर थी, एक हमारी कमिश्नरी थी दिल्ली, ठीक है ना, एक थी हमारी कुर्ग, एक थी हमारी बलूचिस्तान, और एक है हमारी अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है ना। दिल्ली सभी ने पता, कुर्ग हमारा कर्नाटक में पड़ रहा है, बलूचिस्तान वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ रहा है, और अजमेर बरवाड़ा कहाँ पड़ रहा है, राजस्थान। ये 4 थी हमारी ब्रिटिश कमिश्नरियाँ। तो इन सबसे एक एक मेंबर चुना जाता था, और देसी राजा महाराजा भी थे, उनको देसी रियासतें बोल रहे हैं, यहाँ से चुने जाने थे 3। ऐसे करके टोटल मेंबर चुने जाने थे 389। सबकी समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ कि, लेकिन हमारा बाद में भारत का बंटवारा हो गया, और 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो जो पाकिस्तान के क्षेत्र वाले संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे, वो पाकिस्तान की संविधान सभा में चले गए, और ऐसे घटकर हमारे भारत की संविधान सभा की संख्या कितनी रह गई, 299, ठीक है ना। और वही क्वेश्चन में पूछा गया है कि विभाजन के पश्चात संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो आंसर क्या हो गया हमारा, 299। और इसमें अब जो डिवीजन बचा, 229 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश प्रांतों से चुने गए या से संबंधित थे, और 70 सदस्य जो बचे, जो पहले 93 थे, वो कहाँ से बचे, हमारे देसी रियासतों से। तो ये डिवीजन भी याद रखना कि हमारे विभाजन से पहले कितना, 389, और विभाजन के बाद कितना, 289। क्वेश्चन को बहुत गौर से पढ़ना, जैसे कि क्वेश्चन आ जाए कि विभाजन न दे के दे दे स्वतंत्र भारत की संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा हो। स्वतंत्र कब हुआ भारत, 15 अगस्त 1947 को, तो मेंबर कितने हुए उसमें, 299। समझना, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं कि संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई, ठीक है ना। तो याद रखना कि हमारी जो संविधान सभा है, उसकी टोटल बैठकें हुई हैं 12, ठीक। कुछ बुक्स में 11 लिखा होगा, लेकिन उनका लिखने का मतलब अलग है। संविधान सभा की टोटल बैठक हुई है हमारी कितनी, 12। और अभी हमने देखा था जो अंतिम बैठक हुई थी, वो कब हुई थी हमारी, 24 जनवरी 1950। कब हुई थी,
24 जनवरी 1950। तो इसको अगर शामिल कर लिया जाए तो हमारी संविधान सभा की टोटल कितनी बैठकें हो गई, ठीक है ना? तो वो टोटल हमारी हो गई बैठकें 12। सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? तो कभी भी अगर पूछा जाता है कि संविधान सभा की टोटल कितनी बैठकें हुई, तो हमारा आंसर क्या होगा कि टोटल बैठकें होंगी 12, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि राष्ट्रगान संविधान सभा ने कब स्वीकार किया, यानी कि जो हमारा जनगण मन है वो संविधान सभा ने अपनी अंतिम बैठक में स्वीकार किया था। और अंतिम बैठक ये कब हुई है, अभी हमने देखा 24 जनवरी 1950। यानी कि अंतिम बैठक में कम से कम दो इम्पोर्टेंट काम हमारे हुए। एक तो हमारे संविधान की प्रतियों पर हस्ताक्षर हुए, अभी हमने देखा, ठीक है ना? और दूसरा इसी दिन हमारा राष्ट्रगान किया गया स्वीकार, ठीक। तो राष्ट्रगान संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? 24 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन कि भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? याद रखना है, ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूज पैदा करता है, ठीक है ना? को कंफ्यूजन क्यों होता है? वो क्वेश्चन की लैंग्वेज के आधार पर होता है कंफ्यूजन। जैसे कि जो बीआर जो हमने क्वेश्चन फॉर्म किया है, इसके आधार पर पूछा जाए जो क्वेश्चन लिखा है, तो सही आंसर होगा हमारा बम्बई, ठीक है ना? समझना कैसे बम्बई हुआ, सुनना गौर से कि हमारी संविधान सभा के लिए जो शुरुआत में चुनाव हुए, वो चुनाव हुए जुलाई 1946 में, ठीक है ना? तो क्या है कि गौर से सुनना कि अंबेडकर साहब सबसे पहले बम्बई से चुनाव लड़ते हैं और बम्बई से चुनाव ये हार जाते हैं, ठीक है ना? उसके बाद क्या कि बंगाल से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव को लड़वाने में इनकी हेल्प करी मुस्लिम लीग ने, ठीक है ना? और ये यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं, समझना चीज़ को, ठीक है ना? चुनाव जीत गए, संविधान सभा में आ गए, लेकिन 15 अगस्त 1947 को हमारा बंगाल पाकिस्तान के साथ जैसे बंटवारा होता है, तो उसमें बंगाल भी बँटता है और बंगाल 2 क्षेत्रों में बँट जाता है। एक हमारा रह गया पश्चिमी बंगाल और एक हमारा हो गया क्या? पूर्वी बंगाल, ठीक है ना? तो पहले जो मुस्लिम लीग की मदद से जो अम्बेडकर जीते थे, वो क्षेत्र पड़ रहा था हमारा पूर्वी बंगाल में, ठीक है ना? और उस क्षेत्र का नाम भी है जयसुर कुल्ला, यहाँ से वो लड़े थे। तो ये क्षेत्र जब पूर्वी बंगाल में पड़ रहा था और पूर्वी बंगाल कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। तो जो कहना चाहिए कि जो सीट थी संविधान सभा में भीमराव अम्बेडकर की, वो चली गई हमारी पाकिस्तान में, ठीक है ना? इस तरीके से फिर संविधान सभा से बाहर हो गए। बहुत महत्वपूर्ण आदमी थे, ठीक है ना? और सर बी.एन. राव, जो भी बात चल रही थी, प्रारूप तैयार किया, वो किसी भी हालत में इनको संविधान सभा में लाना चाहते थे, इनके ज्ञान को या अनुभव को प्राप्त करना चाहते थे। इन्होंने तुरंत बम्बई के प्रधानमंत्री से बात की, जैसे अभी मुख्यमंत्री बोला जाता है, वैसे पहले प्रांतों में होते थे प्रधानमंत्री, ठीक है ना? तो उस टाइम पर जो बम्बई के प्रधानमंत्री थे, वो थे हमारे बी.जी. खेर। इनसे बात करने के लिए बोला राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद जी ने इनसे बात की, ठीक है ना? और बी.जी. खेर के कहने पर बम्बई से सीट खाली कराई गई एक, और वो सीट खाली की एम.आर. जयकर ने अपनी, और उसके बाद उस सीट पर अंबेडकर चुनाव लड़ते हैं और ऐसे करके दोबारा से बम्बई से संविधान सभा में पहुंच जाते हैं, ठीक है ना? तो ये क्रम रहा इनका संविधान सभा में पहुंचने का। यानी कि अब जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है कि सर्वप्रथम भीमराव अम्बेडकर, सर्वप्रथम जोड़ दिया, संविधान सभा में कहाँ से निर्वाचन हुआ था, तो हम क्या मार के आएंगे? पश्चिम बंगाल, याद रखना बिल्कुल, ठीक है ना? लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना? भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा निर्वाचन कहाँ से हुआ था, तो जो स्थायी रूप से कहाँ से गए थे वही हमें इसमें मारना होगा, ठीक है ना? या आय स्वाधीनता के बाद कहाँ से हुआ निर्वाचन हुआ, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बम्बई। बिल्कुल बेसिक लाइन, ठीक है ना? तो समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा उसको बोल देता हूँ कि सबसे पहले बम्बई से लड़ते हैं लेकिन हार जाते हैं। उसके बाद बंगाल की सीट से लड़ते हैं, सीट का नाम था जयसुर कुल्ला, मुस्लिम लीग की मदद से जीत जाते हैं। लेकिन विभाजन के पश्चात ये सीट पूर्वी बंगाल में पड़ रही थी, अतः चली जाती है पाकिस्तान में। तो बाद में ये कांग्रेस की मदद से दोबारा से बम्बई से चुनकर संविधान सभा में पहुँचते हैं, ठीक है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा भीमराव अम्बेडकर के बारे में। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो इसका आंसर हमारा होगा संयुक्त प्रांत, ठीक है ना? संविधान सभा में प्रांतों की जनसंख्या के आधार पर सबको प्रतिनिधित्व दिया गया था, ठीक है ना? तो हमारे संयुक्त प्रांत से संविधान सभा में सर्वाधिक मेंबर थे, ये थे हमारे 55 सदस्य, ठीक है ना? याद रखना, अगर पूछ ही लाते हैं कि कितने थे, तो हमारे 55 सदस्य थे। कहना चाहिए संयुक्त प्रांत से तो सबसे ज़्यादा थे। सेकंड नंबर पर हमारे मद्रास से थे। अगर और एक स्टेप आगे बढ़ना है, ठीक है ना, तो मद्रास से चुने गए थे संविधान सभा में हमारे कितने मेंबर? 49 मेंबर। याद हो गया वो सभी को, ठीक है ना? बम्बई से चुने गए थे हमारे संविधान सभा में 21 मेंबर टोटल, ठीक है ना? बम्बई हमारा प्रांत जो उस समय था, उससे चुने गए हमारे 21 मेंबर। और हमारा जो बंगाल है, ठीक है ना, और बंगाल का मतलब जो विभाजन के पश्चात पश्चिम बंगाल बन रह गया हमारा,
बंगाल जो हमारा पड़ रहा है उससे चुने जा रहे हैं हमारे 19 मेंबर। तो सर्वाधिक किससे चुने गए हैं? संयुक्त प्रांत से। तो हमें याद रखना है कि किससे थे संयुक्त प्रांत और कितने थे, तो ये थे हमारे 55। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संघवाद यानी कि संघीय भावना, जो संघीय भावना जिस प्रकार का संघवाद का नेचर अपनाया गया है वो किस देश से लिया गया है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा। हम सभी जानते हैं कि हमारे संविधान में विदेशी संविधानों की जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें हैं उन सब को ग्रहण कर लिया गया है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन आता भी है कि किस देश के संविधान से क्या क्या लिया गया। जैसे कि अमेरिकी संविधान से, ठीक है ना, हमने न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली है, ठीक है ना। न्यायिक पुनराविलोकन लिया है, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है ना। हमारे जो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट हैं वो अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं, ठीक है ना। कनाडा से हमने संघीय भावना लिया है, ठीक है ना, जैसा इंडिया में। इंग्लैंड से हमने संसदीय शासन प्रणाली ली है, सबसे इम्पोर्टेंट। एकल नागरिकता ली है हमने इंग्लैंड से, ठीक है ना। तो और भी हैं चीज़ें हैं, तो हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ें। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन किस प्रकार किया गया था? तो इसका आंसर होगा हमारा कैबिनेट मिशन। इस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान सभा को गठित करने के लिए अंग्रेजों ने भारत को कई सुझाव दिए, ठीक है ना। उन सुझाव के लिए कई मिशन भेजे इंडिया में, तो उन्हीं को पूछा जा रहा है। तो भारतीयों ने, ठीक है ना, जिसके प्रस्ताव को स्वीकार किया, यानी कि जिसके आधार पर भारत में संविधान सभा के चुनाव हुए, जिसके आधार पर भारत की संविधान सभा ने काम किया, ठीक है ना, जो अधिकार प्राप्त हुए संविधान सभा को, वो सब किस में प्रदान किए गए थे? सर्वप्रथम वो प्रदान किए थे कैबिनेट मिशन, ठीक है ना। एक कैबिनेट मिशन इंडिया में आया 1946 में, और उसमें 3 मेंबर थे। एक थे हमारे सर पैथिक लॉरेंस, ठीक है ना, सर पैथिक लॉरेंस। एक थे सर ए बी अलेक्जेंडर, और एक थे स्टेफोर्ड क्रिप्स। स्टेफोर्ड क्रिप्स, वही क्रिप्स मिशन वाले। ये तीनों जो थे वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य थे, समझ में आ रहा होगा। यानी कि ब्रिटेन में जो सरकार थी वहाँ पर मंत्री थे, ठीक है ना, उसकी कैबिनेट के सदस्य थे। इसीलिए इस मिशन को क्या बोला जा रहा है? कैबिनेट मिशन। उसके अध्यक्ष कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस, ठीक है ना। तो ये भारत में आया कि कैसे सत्ता हस्तांतरण किया जाएगा, संविधान कैसे बनेगा। तो इसने जो भारतीय नेताओं से बात कर सुझाव दिए, ठीक है ना, और उन सुझावों को ही भारतीय ने स्वीकार कर लिया, तो इन्हीं को बोला जा रहा है कैबिनेट मिशन, ठीक है ना। तो भारत की जो संविधान सभा के कहना चाहिए संविधान सभा गठन किया गया, वो किसके आधार पर किया गया? कैबिनेट मिशन। इसके अलावा क्रिप्स मिशन आया है हमारा भारत में 1942 में। साइमन कमीशन नाम सभी ने सुना होगा, आया 1927 में। और अगस्त प्रस्ताव आया 1940 में, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो संविधान दिवस हमारा मनाया जाता है, यह आंसर इसका 26 नवंबर, ठीक है ना, याद रखना। क्या है कि हमारा संविधान के कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे, याद रखना। संविधान के कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे, ठीक है ना। और इसीलिए इस दिन को शुरुआत में मनाया जाता था विधि दिवस के रूप में, ठीक है ना। तो पूछा जाए कि विधि दिवस भी भारत में कब मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। और कथन कारण में भी क्वेश्चन आता है कि मान लो स्टेटमेंट है कि विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, तो कारण क्या हुआ कि हमारा संविधान जो है वो आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को हो गया लागू, ठीक है ना। इसी दिन हमारे 16 अनुच्छेद कर दिए गए थे लागू, ठीक है ना। बाद में क्या हुआ, तो विधि दिवस के रूप में इसकी प्रक्रिया शुरू हुई। और बाद में जो हमारे भीमराव अम्बेडकर की 125वीं वर्षगांठ आई, तो संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया गया और उसमें निर्णय लिया गया कि इसी विधि दिवस को नाम चेंज करके क्या कर दिया जाएगा? संविधान दिवस, ठीक है ना। तो संविधान दिवस भी हमारा कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को हर साल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा का चुनाव कब संपन्न हुआ? तो कैबिनेट मिशन प्रस्तावों के आधार पर हमारे संविधान सभा के जो चुनाव हुए थे वो संपन्न हुए थे जुलाई अगस्त 1946 में, ठीक है ना। अगर मान लो ऑप्शन में हमारा क्या है, तो ये आंसर हो गया बी ऑप्शन 1946। मान लो ऐसे दे दिया जाए, इसमें 46 में भी 2 मंथ कर दे, कि एक जुलाई 1946 कर दे, एक अगस्त 1946 कर दे, सितंबर 1946, अक्टूबर 1946, तो हम वरीयता देंगे अपना जुलाई 1946। तो मुख्यतः जो संविधान सभा के चुनाव हुए वो कब हुए? हमारे जुलाई 1946। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के ऊपर सर्वाधिक प्रभाव किसका है? तो हमारा ऑप्शन दिए हैं अमेरिकी संविधान, ब्रिटिश संविधान। तो सर्वाधिक प्रभाव है हमारा भारत शासन अधिनियम 1935। इस क्वेश्चन को भी बड़ा गौर से करना, ठीक है ना।
क्या है कि हमारा आज़ादी से पहले जो अंग्रेजों द्वारा अंतिम कानून लाया गया यहाँ की शासन प्रणाली के लिए, उसी का नाम है भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है ना? और इसका बोला जाता है कि तकरीबन 50% हिस्सा हमारे संविधान में हूबहू कॉपी कर लिया गया है, ठीक है ना? इसलिए हमारा संविधान बहुत ज़्यादा हो गया है बड़ा। जैसे कि हमारे वर्तमान में हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, 22 भाग हैं। अगर हम इसकी भारत शासन अधिनियम की बात करें, समझ में आ रहा होगा कि हम भारत शासन अधिनियम की बात करें, तो इस भारत शासन अधिनियम में 321 अनुच्छेद थे, ठीक है ना? समझ सकते हो 10 अनुसूचियाँ थीं, ठीक है ना? और इसमें 14 भाग थे। बेसिकली समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना? तो भारत शासन अधिनियम अपने आप में बहुत बड़ा था। कितने अनुच्छेद थे भारत शासन अधिनियम में? 321। तो इसका हमने कॉपी किया है बहुत सारा हिस्सा, ठीक है ना? तो इसलिए हमारा संविधान भी ऑटोमेटिकली क्या हो गया है? हो गया हमारा संविधान बड़ा। तो सर्वाधिक प्रभाव किसका है? भारत शासन अधिनियम 1935। वहीं अगर पूछा जाए कि किस देश के संविधान का सर्वाधिक प्रभाव है? मान लो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर जाए कि किस देश के, अब कानून की बात नहीं चल रही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश संविधान, ठीक है ना? तो कंट्री की बात की जाए तो ब्रिटेन के संविधान का, और ओवरऑल पूछा जाए, ठीक है ना, तो सर्वाधिक प्रभाव है भारत शासन अधिनियम 1935। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान सभा के सदस्य कैसे चुने गए थे? तो संविधान सभा के सदस्य हमारे प्रांत की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे, ठीक है ना? यानी कि कहना क्या चाह रहे हैं कि हमारे संविधान सभा के जो सदस्य थे, अगर मान के चलते हैं शुरुआत में 389 सदस्य, ठीक है ना? इसमें से हमारे हमने देखा कि 93 तो शुरुआत में ये हमारे देसी रियासतों से थे, ठीक है ना? और जो 296 थे, ये हमारे कहना चाहिए ब्रिटिश भारत से थे। मिला दिए मैंने 292 और प्लस 4 ब्रिटिश कमिश्नरी की। तो ये 296 जो मेंबर हैं, इनके लिए होना है चुनाव। लेकिन ये चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं होगा, ठीक है ना? जितने प्रांत हैं, उन प्रांतों की सरकारों के जो मेंबर हैं, ठीक है ना? तो सॉरी, सरकार कह रहा हूँ, उनके जो प्रांतों के विधानमंडल हैं, उनके सदस्य से ने वोट डालकर इन लोगों के चुनाव को किया। जैसे कि हमारे यहाँ वर्तमान में राज्यसभा का होता है। राज्यसभा के चुनाव में जनता वोट नहीं डालती, ठीक है ना? उसमें विधानसभा के निर्वाचित सदस्य डालते हैं वोट। तो जनता ने किसको चुना? विधानसभा के लोगों को चुना, यानी कि विधानसभा के सदस्यों को चुना। और उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य किसको चुन रहे हैं? राज्यसभा के सदस्यों को, ठीक है ना? यानी कि कह सकते हैं कि चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष, ठीक है ना? तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हुआ कि जनता ने प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों को चुना और उन्होंने हमारी संविधान सभा के सदस्यों को चुना। तो संविधान सभा हमारी निर्वाचित तो थी, यानी कि चुने गए थे, लेकिन ये निर्वाचित कैसी थी? ये निर्वाचन था अप्रत्यक्ष। तो हो सकता है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष को लेकर क्वेश्चन बना दिया जाए। तो याद रखना कि हमारी संविधान सभा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सभा थी, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस देश का संविधान अलिखित है? ठीक है ना? अलिखित का मतलब जो लिखा हुआ नहीं है, तो इसका आंसर हो गया हमारा क्या? ब्रिटेन, ठीक है ना? वनडे एग्जाम से पूछ लिया जाता है, तो वैसे तो पता ही होगा। तो अलिखित संविधान किसका है? ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? ठीक है ना? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद रियासत के जो राजा हैं, ठीक है ना, उन्होंने संविधान सभा में अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्य शामिल हुए? ठीक है ना? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, समझ आ रहा होगा। उसमें केवल पहुंचते हैं कितने मेंबर? 207, ठीक है ना? तो हमारा आंसर हो गया इसका ऑप्शन डी, ठीक है। तो ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, समझ में आ रहा होगा। यानी कि सबसे पहले संविधान सभा में कितने मेंबर थे? 389। विभाजन हुआ तो कितने बचे? 299, ठीक है ना? रिवीजन के तौर पर पहली बैठक में कितने पहुंचे? 207। संविधान पर हस्ताक्षर कितने लोगों ने किए? 284। संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? टोटल 15। लेकिन संविधान सभा में की पहली बैठक में कितनी महिलाएं पहुंची? तो केवल 9। तो और भी ढेर सारी चीजें, ठीक है ना, वगैरह वगैरह। तो संविधान सभा की पहली बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को थी, उसमें कितने मेंबर थे? तो हमारे 207। अगला क्वेश्चन, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ठीक है ना? और पुनर्गठित का मतलब समझ में आ रहा होगा कि जब देश का बंटवारा हुआ, ठीक है ना, तो स्वाधीनता के पश्चात यानी कि 15 अगस्त के पश्चात कितने बचे? तो वही चीज़, शुरुआत में कितने थे? 389 मैंने बोला, लेकिन बाद में कितने बचे? 299। लेकिन 299 पूरे भारत से थे, समझ में आ रहा होगा। इसमें जो ब्रिटिश प्रांत बचे थे, ठीक है ना, उससे कितने बचे? 229। और जो रियासत थी हमारी, ठीक है ना, उससे कितने थे? 70। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों से कितने प्रतिनिधि थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 229। तो इसका ऑप्शन हो गया बी। तो देख रहा होगा कि जरा सा क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज किया जाता है और हमारा आंसर हो जाता है चेंज, ठीक है ना। तो आज़ादी के बाद प्रांतों से कितने हुए? 229। वहीं पर लिख दिया जाए कि प्रारंभ में कितने थे,
समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो हमारा आंसर कितना हो जाता है 296, ठीक है ना। 292 डायरेक्ट प्रांतों से और 4 हमारे ब्रिटिश कमिश्नरियों से, ठीक है। तो लेकिन बाद में पूछा गया है पुनर्गठित, तो आंसर कितना हो गया 229। अगला क्वेश्चन, 1938 में किसने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो इसका आंसर होगा हमारा जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन। यानी कि जो बात चल रही है कि अभी हमने डिस्कस किया अपने किसी क्वेश्चन में कि संविधान सभा हमारी जनता के द्वारा यानी कि वयस्क मताधिकार के द्वारा नहीं चुनी गई थी, ठीक है ना। ये अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई थी, लेकिन इसके लिए मांगें उठती रही थी। तो ये मांग जो 1938 में उठाई थी, वो उठाई थी किसने? जवाहरलाल नेहरू ने, कि अप्रत्यक्ष रूप से ना चुनकर प्रत्यक्ष रूप से यानी कि जनता के वयस्क मताधिकार के द्वारा इसको चुना जाए। अगला क्वेश्चन, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका हमारा सी ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद। याद रखना कि कुछ जगह भ्रांतियां हैं कि झंडा समिति के अध्यक्ष जो हैं वो हैं जेबी कृपलानी, ठीक है ना। तो जेबी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष नहीं थे, ठीक है ना। झंडा समिति के अध्यक्ष रहे हैं राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल नोट कर लेना इस चीज को, ठीक है ना। अब तक 2 झंडा समिति बनी है, एक हमारी जो संविधान सभा ने बनाई, समझ में आ रहा होगा, और एक हमारी कांग्रेस ने बनाई आजादी से पहले ही, ठीक है ना, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का स्वरूप निर्धारित करने के लिए। तो ना तो संविधान सभा की झंडा समिति में ये थे, ठीक है ना, जेबी कृपलानी, और ना ही कांग्रेस की समिति में थे, ठीक है ना। झंडा समिति के अध्यक्ष हमें हमारे हैं राजेंद्र प्रसाद, ठीक। और इस समिति की सिफारिश पर ही हम देख चुके हैं हमारा तिरंगा कब स्वीकार कर लिया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को, याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था, ठीक है ना। तो जो हमने उद्देश्य प्रस्ताव की बात की थी कि हमारे 9 तारीख को पहली बैठक हुई, ठीक है ना, सच्चिदानंद सिन्हा ने अध्यक्षता की, 11 को राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष चुन लिए गए परमानेंट, ठीक है ना। 13 को उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो प्रस्तुत किया गया था, और ये उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा हो गया था पारित, ठीक है ना। तो उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया, इसी में हमारे देश को एक संविधान सभा के एक संविधान देने का प्रस्ताव कहना चाहिए पारित हुआ। तो हमारा डेट क्या हो गई 22 जनवरी 1947, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा में एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या पर चुना गया था? तो संविधान सभा में जो एक प्रतिनिधि था वो चुना गया था 10 लाख की जनसंख्या पर। कैबिनेट मिशन में ही इसके प्रावधानों में एक प्रावधान था कैबिनेट मिशन में कि हर 10 लाख की आबादी पर एक मेंबर चुना जाएगा संविधान सभा में, ठीक है ना। और उस टाइम पर तकरीबन हिंदुस्तान की आबादी थी 39 करोड़ के आसपास। इसीलिए हमारी संविधान सभा में जो शुरुआत में मेंबर निर्धारित किए गए थे, कितने की दर की थी? 389, ठीक है ना। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि आखिर ये 389 का ही आंकड़ा क्यों रखा गया? तो लगभग 39 करोड़ के आसपास हमारी आबादी थी, और निर्धारित किया गया था कि हर 10 लाख के लिए कितना मेंबर चुना जाएगा? एक, यानी कि 10 लाख की जनसंख्या पर कितना मेंबर होगा? एक। तो इस आधार पर हमारी संविधान सभा में शुरुआत में कितने मेंबर रहे? 389, ठीक। तो ये हमारा जो बेसिक था संविधान सभा का टॉपिक, ये हमारा पूरा हुआ, ठीक है ना। इसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। इसी तरीके से अपनी पूरी इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था को कवर करेंगे क्रम से सारे टाइटल, जैसे कि अगले वीडियो में हम नागरिकता, ठीक है ना, भारतीय राज्य का क्षेत्र और प्रस्तावना पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सारा करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो इस टाइप का, या आगे और भी ऐसी वीडियो डालूंगा तो उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे, तो इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना, हमारे चैनल को। ओके, अगले वीडियो में मिलते हैं।